हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी ट्यूटोरियल्स। माय नेम इज़ गुरजोत सिंह। तो आज जो है हम कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ न्यू टॉपिक्स जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी फॉर क्लास 11th। तो हम एनसीईआरटी के लेवल का नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा हाई लेवल का पढ़ेंगे, पर एनसीईआरटी से रिलेटेड जो है सब कुछ हम उसमें कवर करेंगे। सो बायोलॉजी जो बच्चे परस्यू करना चाहते हैं, अब ड्यूरिंग लॉकडाउन बाकी तो अब स्कूल्स चल नहीं रहे हैं, तो हमने ऑनलाइन पढ़ाने का सोचा है। तो जो बच्चे बायोलॉजी लेना चाहते हैं उनको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी होता क्या है। द वर्ड बायो मीन्स लाइफ। तो ये वर्ड जो है बायोस से बना है, तो बायोस का मतलब होता है लाइफ। सो बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग फॉर्म्स। इट कंप्राइजेस मेनी ब्रांचेस टुडे, बट देयर आर सम मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जैसे ज़ूलॉजी जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी इसमें हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं। माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। दो वर्ड्स आपको हमेशा याद रखने चाहिए, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो इसमें हम स्मॉल एनिमल्स जो हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, माइन्यूट, उनकी हम स्टडी करते हैं। देन इज़ योर बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम स्टडी रिलेटेड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट एडवांस्ड ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। इसी की वजह से जो है बायोलॉजी में बहुत सी एडवांसमेंट्स भी आई हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो है आपका बायोलॉजी में 11th क्लास में जो फर्स्ट यूनिट है वो है द लिविंग वर्ल्ड। इसके हम कंटेंट्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो इसमें कंटेंट्स में हम इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ लिविंग, देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, देन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो हम इसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं इस लेक्चर में स्टडी करेंगे, कुछ जो है हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, क्योंकि एक ही दिन में पूरा ये चैप्टर तो हमने ख़त्म करना नहीं है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। सो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ लिविंग। जब भी मैंने आज तक बहुत से बच्चों से पूछा है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस बताओ, तो फर्स्ट वो बोलते हैं लोकोमोशन, कि जो चलते हैं वो लिविंग है, जो नहीं चलते वो नॉन लिविंग है। पर ऐसा नहीं होता। जब भी हम पढ़ते हैं तो बहुत से हम करेक्टर्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। पर कोई एक करेक्टर, अगर जब हम बात करें कि कोई एक करेक्टर बताओ जो सिर्फ लिविंग में हो, नॉन लिविंग में ना हो, तो वो करेक्टर क्या है, रिप्रोडक्शन। इसको हमेशा याद में रखना कि अगर कोई चीज़ जो है वो रिप्रोड्यूस कर रही है, सेल्फ रेप्लिकेट कर रही है, तो वो लिविंग है, अगर वो नहीं कर पाती तो वो नॉन लिविंग है। दिस करेक्टर इज़ रिप्रोडक्शन। इसके अलावा भी और बहुत से करेक्टर्स हैं, पर जो मेन है वो रिप्रोडक्शन ही है। अनदर करेक्टर इज मेटाबॉलिज्म, लाइक रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। मेटाबॉलिज्म को हम आगे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। वन मोर पेक्यूलर करेक्टर ऑफ द लिविंग इज टू सेंस इट्स एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। एक जो लिविंग का ये भी एक बहुत अच्छा करेक्टर है कि वो अपने एनवायरमेंट को क्या करता है, सेंस करता है, समझता है, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। नॉन लिविंग के अंदर ये कॉन्शियसनेस नहीं होती, वो अपने एनवायरमेंट को सेंस नहीं कर पाता। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपने जो 9th क्लास अगर आपने पढ़ी है अच्छे से, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि सेल्स के अकॉर्डिंगली दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो होते हैं जो सिंगल सेल्स के बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं, इनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, लाइक ह्यूमन। और अगर आप यूनिसेलुलर की बात करें तो एमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो रिप्रोडक्शन में तो आपको पता है दो टाइप के रिप्रोडक्शन हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म क्या है, बहुत से बच्चों को मेटाबॉलिज्म जो है नहीं पता होता। तो मेटाबॉलिज्म इज़ द प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस विच अंडरगोज आवर बॉडी टू हेल्प सस्टेन इटसेल्फ। एक बॉडी के अंदर ऐसी प्रोसेसेस जो उसको हेल्प करती हैं उसको ज़िंदा रखने में, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेन फंक्शन क्या है मेटाबॉलिज्म का, टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, टू कन्वर्ट फूड इनटू बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक प्रोटीन्स। अब आपको पता है कि एनर्जी कौन देता है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, और बिल्डिंग ब्लॉक्स के हमारी बॉडी के प्रोटीन्स। थर्ड फंक्शन ऑफ द मेटाबॉलिज्म इज टू एलिमिनेट द नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ये जो हैं कुछ मेन फंक्शन है मेटाबॉलिज्म के। अब मेटाबॉलिज्म में हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कुछ ऐसा है कि कुछ बना के, किसी चीज़ को जोड़ के कुछ बनाना।
तो उसको हम एनाबॉलिज्म, और कैटाबॉलिज्म होता है तोड़ना। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म क्या है? बिल्डिंग अप ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक एमिनो एसिड्स कंबाइंड टू फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, जैसे डीएनए से आरएनए है, आरएनए से एमिनो एसिड्स बनते हैं और एमिनो एसिड से आगे प्रोटीन बनता है, तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिज्म में क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ब्रेकडाउन होकर कुछ बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे डाइजेशन होती है, तो डाइजेशन में क्या है? हमारे डाइजेशन में जो फूड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, टूटता है, ब्रेकडाउन होता है। सॉरी, ऑक्सीडाइज नहीं है, तो ऑक्सीडाइज इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज रेस्पिरेशन। तो ब्रेकडाउन होता है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब ये एक क्वेश्चन है जो बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है, विच इज़ वाई ग्रोथ इज़ नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग फॉर्म्स। कि ग्रोथ जो है उससे हम क्यों नहीं डिफाइन कर सकते कि एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। ठीक है, हम रिप्रोडक्शन ही क्यों ले रहे हैं? ग्रोथ भी तो होती है, सेल डिवाइड भी तो होता है, ग्रोथ भी हो रही है। देन वाई ग्रोथ इज़ नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग फॉर्म्स। इसका आंसर देखो आप ऐसे दे सकते हैं हम कि ग्रोथ जो है दो टाइप की होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। दो किस्म की है। इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी कि कोई भी बॉडी जो है वो अंदर से ग्रो कर रहा है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं। इट इज़ द इंटरनल ग्रोथ ऑफ ए बॉडी विच डिफाइंस द लिविंग एज ओनली देयर सेल्स अंडरगो डिवीजन। अब सेल अंदर से डिवाइड कर, कोई भी एक बॉडी है अंदर से डिवीजन हो रही है, उसके सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो वो ग्रो करेगा ही करेगा। डेवलपमेंट हो रही है, उसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, प्रोटीन्स बन रहे हैं। अब हम ग्रोथ में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ हम इंट्रिंसिक ग्रोथ को लेके आगे नहीं चल सकते, उसमें हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी पढ़ते हैं। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है? इट इज़ द ग्रोथ विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एनवायरनमेंट। जो एक्सटर्नल फीचर्स की वजह से जो है एक ग्रोथ हो जाए, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। फॉर एग्जांपल मॉस डस्ट ग्रोइंग ओवर ए स्टोन आल्सो इंक्रीजेज इट्स साइज। अब आप एक पत्थर ले लो, एक पत्थर ले लो, उसके ऊपर डस्ट इकट्ठी हो रही है, तो वो भी तो क्या, उसका एक साइज़ इंक्रीज़ करेगी ना, तो वो भी क्या है? एक ग्रोथ है। इसी वजह से सिर्फ ग्रोथ को लेके जो है हम एक लिविंग फॉर्म को डिफाइन नहीं कर सकते। सो फॉर दिस रीज़न ओनली ग्रोथ इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट डिफाइनिंग करेक्टर ऑफ द लिविंग। ठीक है, करेक्टर है वो उसका, पर बेस्ट डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है। नेक्स्ट इज योर व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट वैरायटीज़। तो हम अपने आगे पीछे भी देख लें अगर, ठीक है, अपने घर के आसपास भी आप देख लो, तो आपको अगर हम एक जंगल में भी चले जाते हो तो कितने कितने किस्म के हमें पेड़ दिख जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो बायोलॉजिकल, अब देर आर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ ऑन अर्थ नॉन टू साइंस, जो अभी तक हमें जो हमने डिस्कवर कर ली हैं, जिनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, वो हो सकता है अभी कितना परसेंट हो टोटल का। अब बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो अभी तक हमें डिस्कवर करनी है, हमें अभी तक उनके बारे में एक्चुअल में नहीं पता। तो दिस वेरीड नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन लिविंग फॉर्म्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। न्यू स्पीशीज़ आर बीइंग फाउंड विद द एडवांसमेंट ऑफ बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल टूल्स। जैसे जैसे हम बायो में एडवांसमेंट कर रहे हैं, वैसे वैसे जो है हमें न्यू स्पीशीज़ मिल रही हैं। एवरी ईयर अबाउट 15,000 न्यू स्पीशीज़ आर डिस्कवर्ड। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, वो है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक क्या है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद कैटेगराइजेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एंड देन नेमिंग देम according to their comparative morphology, anatomy, physiology and development। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टमेटिक्स में? हम प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी जो हमारे पास लिविंग फॉर्म्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड किस बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं हम? उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी इज इंटरनल स्ट्रक्चर। उसकी फिजियोलॉजी, उसका जो लिविंग फॉर्म है उसके अंदर जो है जितने भी प्रोसेसेस चल रही हैं उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। और उसकी जो डेवलपमेंट है, वो कैसी बनावट है, वो कैसा बना है, कैसी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? अलग अलग कैटेगरीज बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक्स। तो सिस्टमेटिक्स कैसे काम करता है? सपोज करो आपको एक ऑर्गेनिज्म जो है हमने अब डिस्कवर कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है, जब ये कोई एक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो गया तो उसके बाद जो है वो 4 स्टेप या 4 स्टेजेस से होके गुजरता है। ठीक है, दैट ऑल आर अंडर द सिस्टमैटिक्स।
तो क्या है वो चार स्टेजेस? सबसे पहली है कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन में क्या है? द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड फॉर ऑल इट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर करेक्टर्स। सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी में उसकी शेप, उसका कलर, साइज सब आता है। ठीक है, कोई भी एक चीज़ है उसका शेप कैसे है। अब हम अपने में से और एक किसी और जानवर में से जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम कैसे देखते हैं? हम तो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स ही देखते हैं ना। हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम डाइसेक्शन करके उसको नहीं देख रहे, हम उसको मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर से ही देखते हैं। एक पेड़ है और एक जानवर है, एक गाय है और एक पेड़ है, तो उसमें से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही देखते हैं। सो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है सबसे पहले स्टडी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर आइडेंटिफिकेशन। अब जब हम किसी एक चीज़ का स्ट्रक्चर जो है, करेक्टर्स जो है हम स्टडी करते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये इसके जो करेक्टर्स हैं, जो प्रीवियसली नोन हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं, जो जीनस है, उसके साथ कहीं इसका रिसेम्बलेंस है या नहीं है। अगर तो है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसी ग्रुप में उसको क्लासीफाई कर देते हैं। अगर वो नहीं होता तो हम एक न्यू ग्रुप जो है हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये है आपका थर्ड स्टेप, दिस इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, इफ़ द ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर टू एनी अर्ली नॉन ग्रुप और स्पीशीज, देन इट इज़ क्लासिफाइड इनटू दैट ग्रुप। इफ़ नॉट, देन न्यू ग्रुप इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, ऐसे ही जो है हमारे पास जितने भी जो नए नए ग्रुप्स बने हैं, ऐसे ही बने हैं कि हमने एक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया, उसके करेक्टर स्टडी किए, अगर वो प्रीवियसली नोन के साथ रिजेम्बलेंस में है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो हम एक न्यू जो है ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। और फिर आता है सबसे मेन, उसको नाम देना, एक नोमेनक्लेचर। आफ्टर क्लासिफाइंग द स्पेसिमेन, ए करेक्ट नेम इज गिवन टू इट बेस्ड ऑन रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ नोमेनक्लेचर। नाम देने के जो है रूल्स हैं, ऐसे नहीं है कि कोई भी उठा और कोई भी नाम दे दिया। ठीक है, अब आ गया आपका नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर क्या है, क्यों देना है हमने नाम उसको? देखो क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, अब हमें पता है कि हमारे अर्थ में, अब अर्थ को तो छोड़ ही दो, आप एक कंट्री क्या एक डिस्ट्रिक्ट भी ले लोगे तो वहाँ पे भी अलग अलग रीजन्स में जो है अलग अलग भाषा बोली जाती है। अब अलग अलग हर एक भाषा में हर एक चीज़ को अलग अलग किस्म से बोला जाता है। जैसे कोई आम बोलता है, कोई मैंगो बोलता है, हिंदी में हम आम बोलते हैं, इंग्लिश में हम मैंगो बोलते हैं, किसी और लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं। तो अब हर जगह जब हमने किसी जगह पे जाके कुछ किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करनी है, तो हम हर एक लैंग्वेज जो है वो हम स्टडी नहीं कर सकते। अब हर एक भाषा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड नाम दे देते हैं। एक ऐसा नाम जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वही एक्सेप्टेड होगा, सब उसको उसी नाम से जानेंगे, वो है, उसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। स्टैंडर्डाइज्ड नेम इज गिवन टू द स्पीशीज विच इज़ यूज्ड एवरीवेयर टू बी ईजिली अंडरस्टूड। गिविंग सच नेम इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। अब नाम देने के लिए क्या है, कुछ कोड्स बनाए गए हैं। नेम फॉर द प्लांट्स इज गिवन बाय ICBN, ये याद रखना आपको, इंटरनेशनल कोड्स फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये प्लांट्स का नाम देता है। ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये एनिमल्स का नाम देता है। इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICBACN, ये जो है बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर देते हैं, जो बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स हैं उनके उसको स्टडी करते हैं। ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। एंड ICNCP, इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। ये कुछ हैं कोड्स जो हैं अलग अलग नाम जो है नोमेनक्लेचर देते हैं। अब है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दिस वाज डेवलप्ड बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो हैं इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। एवरी स्पीशीज इज स्टडीड डीपली बाय बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली, देन ओनली ए नेम इज गिवन टू इट। अब हर एक जो नाम है, जब हम बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो उसमें जो है हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, उसमें हम दो कंपोनेंट्स हैं, एक है जेनरिक एपिथेट एंड देन इज स्पेसिफिक एपिथेट। दो नाम हम उसको देते हैं, एक जीनस होता है और एक स्पीशीज़ होता है। ठीक है, जीनस और स्पीशीज़ जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आप इसको समझ लो कि कोई भी किसी एक चीज़ का नाम दे रहे हैं तो उसमें हम दो कंपोनेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, दिस मेथड ऑफ गिविंग टू नेम्स टू ए सिंगल स्पीशीज इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसलिए हम इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। बाई का मतलब होता है टू। एग्जाम्पल जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, तो ये क्या है, ये नाम है किसका, मैंगो का। तो इसमें जो मैंजीफेरा है वो क्या है, वो जीनस है, और इंडिका जो है वो
स्पीशीज है। तो रूल्स क्या हैं इसके लिए, इसको लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला, नेम्स आर रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे पूछते हैं कि सर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, अगर इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश ईजिली अंडरस्टूड है, तो फिर लैटिन में क्यों लिखा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ये है, कभी आपसे कोई भी पूछ सकता है कि जब हम नोमेनक्लेचर है तो लैटिन में क्यों लिखते हैं नाम? तो लैटिन में इसलिए लिखते हैं क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज वो होती है जिसमें न्यू नेम्स जो हैं या फिर न्यू वर्ड जो हैं ऐड नहीं हो पा रही। इंग्लिश अगर हम देखें तो रोज़ जो है एक नया आधा जो वर्ड है जो उसमें ऐड हो जाता है, पर लैटिन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, और उसमें अब हमें वही लैंग्वेज यहाँ पे लेनी होती है जिसमें न्यू वर्ड जो है इनकी एडिशन जो है नहीं होती। इसकी वजह से क्या है, जो लैंग्वेज हो चेंज नहीं होती, इसलिए हमने जो नाम रख दिया वही रहता है। इसलिए हम लैटिन में लिखते हैं, लैटिन क्या है, एक डेड लैंग्वेज है, वो चेंज नहीं हो पा रही। अब 2 कंपोनेंट्स आर गिवन टू ए सिंगल ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वन इज जेनरिक एंड इज फॉलोड बाय ए स्पेसिफिक नेम। ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनरिक नेम इज ऑलवेज कैपिटल। जो अब जैसे हम हमने पढ़ा मैंजीफेरा इंडिका, इसका देखो एम जो है वो कैपिटल है, इसको हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, और जो स्पेसिफिक नेम है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। वाइल टाइपिंग दीज नेम्स आर रिटन इन इटैलिक्स। जब हम इसको टाइप कर रहे हैं तब हम इसको इटैलिक्स में करते हैं, और जब हम अगर हाथ से लिख रहे हैं किसी चीज़ को तो हमेशा याद रखना उसको हमेशा अंडरलाइन करना है। अगर आपने इसको अंडरलाइन नहीं किया तो आपके कहीं मार्क्स कट भी सकते हैं। A selected name is such that it should not have any resemblance to any previously published name. कोई भी जो आपने नाम रखा है वो प्रीवियसली पब्लिश नेम के साथ रिसेम्बलेंस उसकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और इसी के साथ जुड़े रहें। और रोज़ जो है आपके पास एक नया लेक्चर आएगा, रोज़ हम एक नई वीडियोज़ के साथ आएंगे। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कुछ सजेशन आपको देनी है तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू।